शुरू करें। बच्चों, आज हम लोग कल के आगे जो है परागकण के विषय में चर्चा करेंगे, जिसको इंग्लिश में पॉलन ग्रेन कहते हैं। पॉलन ग्रेन कहते हैं। यह पौधों में आवृत बीजी पौधों या अनावृत बीजी पौधों सब में नर युग्मक का प्रतिनिधित्व करता है, जो निषेचन में मादा युग्मक से मिलकर निषेचन की क्रिया को कंप्लीट करता है। मुख्य रूप से परागकण की संरचना की चर्चा करते हैं, तो परागकण की संरचना में इसका सबसे बाहरी आवरण जो होता है वो स्पोरोपोलैनिन का बना होता है, जिसको बाह्य भित्ति भी कहते हैं। ये इतना तापरोधी और दाबरोधी होता है कि अब तक ज्ञात किसी भी एंजाइम द्वारा इसे नष्ट नहीं किया जा सकता, अर्थात किसी भी एंजाइम का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता। अगर इसकी संरचना को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाए और किसी भी परागकण जैसे हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस अर्थात गुड़हल के परागकण को लेकर के एक स्लाइड पर रखा जाए जो कांच की बनी होती है, और इस पे एक बूंद पानी में इसे रख करके देखा जाए तो इसका आकार विभिन्न प्रकार का दिखता है, लेकिन मुख्य रूप से गोल आकार का होता है। अर्थात ये मान लिया जाता है कि अधिकतर परागकण जो है गोलाकार होते हैं, जबकि इनका आकार गोला के अलावा भी होता है। इस तरह से जब स्पोरोपोलैनिन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो स्पोरोपोलैनिन के साथ साथ इसकी जो अंतःभित्ति होती है, इसको दो मुख्य पदार्थों से बना पाया गया है। एक को सेलुलोज कहा जाता है, और दूसरा है पेक्टिन। इन दोनों पदार्थों से ये बना होता है। अब इसके ऊपर अंतःभित्ति के ऊपर जो आवरण है स्पोरोपोलैनिन का, वो चारों तरफ से परागकण को घेरे रखता है, लेकिन एक जगह पर, एक स्थान पर ये खाली होता है, जिसको रंध्र कहा जाता है, और इसी को जनन
छिद्र, जनन छिद्र भी कहा जाता है। इसमें केवल इसी स्थान से कोई पदार्थ इसके अंदर या बाहर आ जा सकता है और किसी भी अन्य स्थान से इसमें कोई चीज़ प्रवेश नहीं करती है। अर्थात जब इसमें अंकुरण होना होता है तो इसी मार्ग से इसके अंदर का पदार्थ बाहर निकलता है। अगर इसके आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो ये परागकण के अंदर जो जीव द्रव्य होता है, परागकण के अंदर जो जीव द्रव्य होता है, ये एक भित्ति से घिरा होता है जिसको जीव द्रव्य झिल्ली कहा जाता है। जीव द्रव्य झिल्ली कहा जाता है। यह दो भागों में बटा होता है। एक को जो बड़ी कोशिका होती है उसको कायिक कोशिका कहा जाता है, कायिक कोशिका। और जो दूसरी होती है इसे जननिक कोशिका कहा जाता है, जननिक कोशिका। इसमें भी एक केंद्रक होता है और इसमें भी एक केंद्रक होता है और इसके चारों तरफ कोशा द्रव्य भरा रहता है, कोशा द्रव्य भरा रहता है। इसमें भी कोशा द्रव्य होता है। 60% आवृत वीजियों में इसी अवस्था में अर्थात दो कोश की अवस्था में ही परागकण झड़ते हैं। लेकिन 40% जो शेष अवस्था है वो 40% पौधों में त्रिकोश की अवस्था में परागकण झड़ता है। त्रिकोश की अवस्था में पौधे से परागकण झड़ता है। तो त्रिकोश की अवस्था बनने की स्थिति में ये जो कायिक कोशिका के अलावा जननिक कोशिका होती है, उस जननिक कोशिका में विभाजन हो जाता है। अर्थात इसमें दो केंद्रक बन जाता है और कायिक कोशिका में एक ही रहता है। कायिक कोशिका में एक रहता है और इसमें दो केंद्रक बन जाते हैं, इसलिए इसे तीन कोश की अवस्था कहा जाता है। तीन कोश की अवस्था ये कंडीशन है शेष 40% आवृत वीजियों में, 40% आवृत वीजियों में ऐसा होता है। अब बात आती है परागकण की उपयोगिता। परागकण की उपयोगिता तो उपयोग की बात करते हैं। तो परागकण का उपयोग, कण का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि परागकण में जो पदार्थ होता है बहुत ही पौष्टिक होता है। पश्चिमी देशों में
इस परागकण के टैबलेट्स बनाए जाते हैं। टैबलेट्स, टैबलेट मीन्स हिंदी में टिकिया, और इसे टैबलेट्स के रूप में बाजार में बेचा जाता है। इसे अधिक मेहनत करने वाले लोग उपयोग करते हैं। जैसे धावक, जैसे दौड़ने वाले लोग हुए धावक, उपयोग करके इससे अधिक ऊर्जा प्राप्त करके कंटिन्यूअस तीव्र गति से दौड़ने का काम करते हैं। और इसे अश्वों अर्थात घोड़ों, अश्वों को भी खिलाया जाता है ताकि इन्हें पर्याप्त ऊर्जा मिल सके। तो इस तरह से परागकण जनन के साथ साथ ऊर्जा उपयोगी भी है और ऊर्जा का माध्यम भी है। इस तरह से परागकण जनन की क्रिया के साथ साथ पौष्टिक आहार का भी माध्यम है और विभिन्न प्रकार के टैबलेट्स और अन्य माध्यमों से परागकण से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। और देखा गया कि 60% आवृतबीजियों में द्विकोशिकीय अवस्था में परागकण झड़ते हैं और 40% में आवृतबीजियों में 3 कोशिकीय अवस्था में परागकण झड़ते हैं। और हर प्रजातियों के परागकणों की जीवित रहने की अवधि अलग अलग होती है। खासकर जैसे देखा जाए तो गेहूं और धान, धान के परागकणों की अवधि 30 मिनट होती है। अर्थात 30 मिनट के अंदर ये वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, अन्यथा ये नष्ट हो जाते हैं। तो 30 मिनट के अंदर ही वर्तिकाग्र पर पहुंचकर परागण करने का कार्य करते हैं। इसी तरह अन्य प्रजातियों में ये महीनों तक जीवित रहते हैं। इस तरह से अक्सर प्रजातियों में लंबी अवधि तक और कुछ कम प्रजातियों में कुछ मिनट में ही नष्ट हो जाते हैं। और अमेरिका से आई हुई एक घास जिसको पार्थेनियम कहा गया है, पार्थेनियम घास है जिसको व्यवहार में गाजर घास कहा जाता है। ये गेहूं के बीज के साथ पार्थेनियम घास आई। पार्थेनियम घास जिसको व्यवहार में गाजर घास कहा जाता है आई और आज बहुतायत में पूरे देश में फैल गई है, बड़ी संख्या में पूरे देश में फैल गई है। इसके परागकण जो गाजर घास है, इसके परागकण एक विशेष प्रकार की बीमारी पैदा करते हैं जिसको अस्थमा या श्वसनी शोथ कहा जाता है, क्योंकि इसके परागकण एलर्जी कारक हैं और इसके साथ साथ श्वसनी शोथ और अन्य श्वसन संबंधी विकार पैदा करते हैं।
श्वसन संबंधी विकार पैदा करते हैं, इसलिए ये इसके परागकण बहुत ही खतरनाक हैं। तो अन्य अन्य पौधों के परागकण तरह तरह के व्यवहार करते हैं, लेकिन उनका मुख्य कार्य केवल प्रजनन में सहयोग करना है और उस पौधे की अगली पीढ़ी को बनाए रखना है। इस तरह से परागकण की संरचना और उसकी उपयोगिता के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। बस आज यहीं तक।